Why do you ask me about Hitler? The Hitler's problem is now past tense. Now we are looking forward for the future. अभी आपने जो हंसी सुनी वो हंसी एक ऐसे आदमी की है जिसने अफ्रीका के एक छोटे से देश पर जुल्म की हुकूमत की और जो डर और भय का दूसरा नाम बन गया। उसकी करतूतें ऐसी थीं कि दुनिया एक बार को हिटलर को भी भूल गई। आज मैं आपको एक ऐसे तानाशाह के बारे में बताऊंगा जिसने अपने विरोधियों को जिंदा मगरमच्छों के हवाले कर दिया, यहां तक कि कई बार अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को मरवा के उनका मांस तक खाया। एक हिंसक प्रवृत्ति का आदमी जिसके दोस्तों में मुअम्मार गद्दाफी और यासिर अराफात भी शामिल थे। यूरोपियन हुकूमतों से आजादी के बाद छटपटाते अफ्रीकी देशों के लिए इस आदमी ने तानाशाही की और मनमानी की ऐसी शुरुआत की कि इसको देखकर आने वाले कई सालों तक अफ्रीकी देश सन की तानाशाहों के जुल्म के साए में पलते रहे। फील्ड मार्शल ईदी अमीन 1971 में युगांडा का राष्ट्रपति बना, या कहिए कि खुद को राष्ट्रपति उसने घोषित कर दिया। उसके बड़बोलेपन से ज्यादा बड़ी पहचान थी उसका मस्खरापन, लेकिन उस मासूम खुशमिजाज चेहरे के पीछे छुपा था एक बेहद खतरनाक हैवानियत का चेहरा जिसने युगांडा में बर्बरता और क्रूरता का ऐसा खेल रचा जिसे दुनिया के इतिहास से कभी मिटाया नहीं जा सकेगा। उसने युगांडा में जो नरसंहार किया और जैसे अपने राजनीतिक विरोधियों की लाइव टीवी पर हत्याएं की, उसकी मिसाल शायद ही दुनिया में कहीं हो। पर सवाल यह है कि एक तानाशाह होता क्या है, उसकी मानसिकता, उसकी जहनियत उसे ऐसा कैसे बना देती है। इसके लिए साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर संजय चुग बताते हैं। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं नॉर्मली हम कहेंगे कि ह्यूमन बींग्स की एक नॉर्मल पर्सनालिटी होती है जिसके कई ट्रेट्स होते हैं उनकी पर्सनालिटी के, जो उनको अलाउ करते हैं बाकी लोगों के साथ हार्मोनियसली जीने के लिए। मगर कुछ एक छोटी सी परसेंटेज होती है ह्यूमन बींग्स में जिनको हम बोलते हैं साइकोपैथ्स। साइको मतलब पर्सनालिटी, पैथ मतलब पैथोलॉजी की उनकी पर्सनालिटी में, उनकी मानसिकता में विकृति है या पैथोलॉजी है। अब इस साइकोपैथ की जो पर्सनालिटी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, सबसे मेन हिस्सा होता है, उसको हम बोलते हैं ग्रैंडियोसिटी। ग्रैंडियोसिटी होता है ये फीलिंग कि मैं सब लोगों से सुपीरियर हूं, चाहे वो लुक्स हो, चाहे मेरी बोलने की एबिलिटी हो, चाहे मेरी पावर हो, चाहे मेरी स्ट्रेंथ हो, मेरी रिचेज हो, मेरा चार्म हो, बट मेरे से बेहतर ह्यूमन बीइंग कोई एग्जिस्ट नहीं करता। एंड अबव ऑल उनकी एक लिमिटलेस सी एपिटाइट होती है पावर के लिए। दे आर पावर हंग्री पीपल। ये बिल्कुल क्लासिकल पैटर्न्स हैं इनके जो मानसिकता के। ये सब जो है एक जो डिक्टेटर्स दुनिया में जब भी हुए हैं उनकी ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक सी ट्रेट्स हैं जो हम देखते हैं। उसने युगांडा में जो नरसंहार किया और जैसे अपने राजनीतिक विरोधियों की लाइव टीवी पर हत्याएं की, उसकी मिसाल शायद ही दुनिया में कहीं हो। चेतावनी के तौर पर उसने अपनी बीवी के टुकड़े टुकड़े करवा दिए और अपने ही कैबिनेट के मंत्रियों के सर काट के अपने फ्रिज में रखे। अपनी पावर का इस्तेमाल करके लोगों के सर हथौड़े से तुड़वाकर उनकी फोटोज रखना ईदी अमीन का शौक था। उसके 7 साल चले शासनकाल में 5 लाख के करीब लोगों की हत्याएं हुई और युगांडा की अर्थव्यवस्था मिट्टी में मिल गई। इतना कि युगांडा की नदियों का पानी खून से लाल हो गया। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में अफ्रीका का एक खूबसूरत देश युगांडा ब्रिटिश सरकार के अधीन था। रिकॉर्ड्स कहते हैं कि ईदी अमीन का जन्म साल 1924 या 25 में युगांडा की काकुआ कम्युनिटी में हुआ था। जब अमीन 5 साल का था तो उसके पिता उसे और उसकी मां को छोड़कर चले गए। मां ने ही अमीन को पाल पोस कर बड़ा किया। ईदी अमीन जब हाफ पैंट से फुल पैंट में आया तो कहते हैं फुल पैंट भी उसे छोटी पड़ने लगी। अमीन 6 फुट 4 इंच लंबा और इस धरती पर अपना 350 पाउंड यानी करीब 160 किलोग्राम का वजन डालकर चलता था। लोगों की माने तो अमीन का अगर एक मुक्का किसी को पड़ जाता था तो वो इंसान सीधा खड़ा नहीं हो सकता था। बताते हैं ईदी अमीन के हाथ एक एवरेज आदमी के मुंह के साइज से भी बड़े थे।
अच्छे अच्छे बॉक्सर्स को ये एक ही मुक्के में सुला दिया करता था। I do both politics and sports. Even the tactics I use in sport by knocking out people I use in politics also. In Europe they thought that Africa cannot think themselves. But I think you find that in modern Africa today, we the leader of modern Africa, we are better today in politics as a European politicians. अपने शुरुआती दौर में जबकि युगांडा ब्रिटेन के अधीन था, उस वक्त कहते हैं अमीन आर्मी में खानसामा यानी कुक के तौर पे भर्ती हुआ, लेकिन अपनी ऊंची कद काठी के चलते यह लाइट हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने लगा। 9 साल तक लगातार युगांडा का बॉक्सिंग हैवीवेट चैंपियन बना ईदी अमीन। शरीर से जितना मजबूत था उतना ही दिमाग से चालाक। ईदी अमीन ना तो फॉर्मली एजुकेटेड था और ना ही उसे पढ़ने में कोई दिलचस्पी थी, पर वो एक बहुत काइया और स्ट्रीट स्मार्ट इंसान था। अपनी मौका परस्ती और भोली सी मुस्कान के साथ उसने ब्रिटिश आर्मी के ऑफिसर्स को खूब लुभाया, इतना कि ब्रिटिशर्स ने एक चौथी फेल ईदी अमीन को डेप्यूटी कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस बना दिया। लेकिन ईदी अमीन की पावर की भूख डेप्यूटी कमांडर की पोस्ट से शांत नहीं होने वाली थी। चालाक दिमाग में महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थी। I am very tough, yes, and I will never give up. If I wanted to do something, I would never change my mind. Toughness is good because the people respect you, and tough man is a quality which you can find for the high command, because when he gives order, they know that order is given by the strong man and must be obeyed. That is very important. 1972 में युगांडा के प्रेसिडेंट और ईदी अमीन के सुपीरियर ऑफिसर मिल्टन ओबोटे कॉमनवेल्थ नेशंस की एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने सिंगापुर गए। ओबोटे को इस दौरान मालूम पड़ चुका था कि ईदी अमीन भ्रष्टाचार के तमाम मामलों में लिप्त है और तख्ता पलट करने की तैयारी में है। ओबोटे ने ईदी अमीन को गिरफ्तार करने का पूरी तरह मन बना लिया था, पर सिंगापुर जाने से पहले ओबोटे को इस बात की भनक नहीं पड़ी कि ईदी अमीन का खुद का रिश्तेदार आइजैक माल्यामुंगू सरकारी दफ्तर में ही काम करता है। माल्यामुंगू को जैसे ही मिल्टन ओबोटे की इस योजना का मालूम पड़ा कि वो ईदी अमीन को गिरफ्तार करने वाला है, उसने फौरन ये बात ईदी अमीन तक पहुंचा दी। ईदी अमीन ने मौका देखा और फिर कभी मुड़ के नहीं देखा। घड़ी देखकर कुल 3 घंटे में उसने पूरे युगांडा को अपने कब्जे में ले लिया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट सील करवा दिए गए और अमीन के सिपाही बंदूकें लेकर गाड़ियों में बैठकर सड़कों पर उतर आए। प्रेसिडेंट ओबोटे को हटाकर ईदी अमीन ने अपने आप को युगांडा का प्रेसिडेंट फॉर लाइफ टाइम और किंग घोषित कर दिया। The members of the Uganda Army and Air Force decided to take over from the civilian rule because of the last arrangement which were made by the Dr. Apollo Milton Obote to disarm the all tribe of Uganda except his own tribe Langi and Acholi. And also that is the point which brought all this problem. Idi Amin, most amazing man there's ever been. He the general, the president, the king of the scene. Idi Amin. युगांडा की जनता के लिए ये एक बहुत ही जबरदस्त शुरुआत थी। लोगों ने जश्न मनाया, कुछ लोगों ने खुशी से मनाया तो कुछ लोगों ने डर से। शायद अगर नहीं मनाते तो ईदी अमीन उनकी खालें खिंचवा देता। ईदी अमीन के ऊपर एक बहुत बढ़िया फिल्म बनी है जिसका नाम है द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड, जिसमें एक्टर फॉरेस्ट व्हिटेकर ईदी अमीन बने हैं, जिसमें ईदी अमीन स्पीच देता है युगांडा के लोगों को जब वो प्रेसिडेंट की गद्दी पे बैठता है। यूट्यूब पर आपको ये क्लिप शायद मिल जाएगी, उसे देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ईदी अमीन कितना शातिर तानाशाह था।
मदारी अगर अपना डमरू बंदर के हाथ में दे दे तो बंदर भी खुद को मदारी समझ बैठता है। और ईदी अमीन तो गुरिल्ला वॉरफेयर में माहिर था। एक भयानक इंसान, एक पावर का लालची, हवस से भरा हुआ आदमी। प्रेसिडेंट बनते ही ईदी अमीन ने मास मर्डर्स का सिलसिला शुरू किया। उसने पिछले प्रेसिडेंट ओबोटे के सपोर्टर्स और अपने ऑपोजिशन में जो कोई भी था या उसके खिलाफ जो कोई हो सकता था, उन सबको मारना शुरू कर दिया। हाल ये था कि युगांडा का कोई ऐसा दिन शुरू नहीं हुआ, कोई ऐसी रात ढली नहीं जबकि ईदी अमीन के हाथों कत्ल ना हुए हो। नाइल नदी, जिसे अफ्रीका की गंगा कहते हैं, वो कई दफा लाल हो जाया करती थी। उसमें फेंकी जाने वाली लाशों के खून से, बेरहमी से लोगों को बिना किसी वजह के मार देना, सड़कों पर हजारों लोगों पर गोलियां चलवाना युगांडा में अब आम बात होने लगी थी। I wanted to tell the boxers that the only chance to defeat the तकरीबन 5 से 6 लाख लोगों को मारा। यह सिर्फ आंकड़ा है, सच्चाई कितनी अलग है हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। दरिंदगी और हैवानियत का सिलसिला यहां रुका नहीं। ईदी अमीन की नजर जिस लड़की पर पड़ी, उसे वो अपना बनाने के लिए कुछ भी कर जाता। उसने कई औरतों का रेप किया। आंकड़ा है कि 35 से भी ज्यादा औरतें ईदी अमीन के हवस का शिकार हुई। बताते हैं कि ईदी अमीन के पागलपन का यह हाल था कि जब उसे पता चला कि उसकी दूसरी बीवी का किसी के साथ अफेयर है, तो उसने अपनी बीवी को बेरहमी से मारा और मार के उसका मांस खा गया। ईदी अमीन एक आदमखोर था। सोचिए, एक देश का, एक मुल्क का राष्ट्रपति जो कि इंसानों को मारकर खाता हो। कहते हैं कि उसका बाकायदा एक फ्रिज था जहां वो अपने दुश्मनों के सर यानी कपाल काट कर रखता था, उनका मांस स्टोर करके रखता और बाद में कभी खाया भी करता था। एक किस्सा और बहुत मशहूर है। एक चीफ जस्टिस ने ईदी अमीन की बात नहीं मानी तो उसने मौत के घाट उतार दिया। जब जज का पोस्टमार्टम चल रहा था तो ईदी अमीन वहां पहुंचता है और वहीं पोस्टमार्टम की टेबल पर पड़ी उसकी लाश से मांस नोच के खाता है। लेकिन क्या कोई इतना क्रूर हो सकता है? कोई इतना निर्मम हो सकता है? इसके लिए साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर संजय चुग बताते हैं। अब कोई मेरे से पूछे कि इज कैनिबलिज्म पॉसिबल और इज इट एन इम्पॉसिबल थिंग, मेरा सीधा सा जवाब होगा कि देयर इज नथिंग व्हिच इज इम्पॉसिबल। एक्चुअली स्पीकिंग, ये तो अब हम ह्यूमन बीइंग्स हैव बिकम सोशल एनिमल्स, तो हमारे को लगता है ये तो बहुत घिनौनी सी चीज है। बट शुरू के टाइम में एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग को खा ले, एक जानवर अपनी स्पीशीज के दूसरे जानवर को खा ले, एज अ मीन्स ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन, देयर वाज नथिंग एबनॉर्मल इन दिस। अब हो सकता है कि मतलब जैसे मैंने अभी सारी डिक्टेटर की, एक साइकोपैथ की पर्सनालिटी ट्रेट्स बताएं कि चार्मिंग होते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं, हो सकता है उसने इमेज कल्टीवेट करी, बट आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर वो एक्चुअली कैनिबल था। हो सकता है कि पहली बार किसी एनिमी को मारा उसके परिवार के सामने, उसी को मार के उसका मांस खा लिया। एक बार वो बात फैलने लग गई और हो सकता है उसके दांतों में खून लग गया, तो मे बी इट इज पॉसिबल दैट वाज अ स्प्रिंगबोर्ड मोमेंट फॉर हिज कैनिबलिज्म आल्सो। युगांडा में उस दौर में संभ्रांत और बहुत ही अमीर हिंदुस्तानियों से भी ईदी अमीन को खास नफरत हुआ करती थी। उसका यह मानना था कि हिंदुस्तानी, या ये कहिए कि एशियंस, अफ्रीकी लोगों का शोषण करते हैं। युगांडा की छोटी सी अर्थव्यवस्था को अगर किसी ने संभाल के रखा था तो वहां बसे कुछ 1 लाख हिंदुस्तानी ही थे। और एक दिन ईदी अमीन ने फरमान जारी किया। Actually, I took this decision for the economy of Uganda, and I must make sure that every Ugandans get a fruit of independence. Since independent, actually Uganda is not yet independent, I will say that. Even when the British handed over on the 9th of October 1962, the Uganda still not yet independent. Uganda will be independent after this, my decision, after I want to see that the whole Kampala street is not full of Indians. It must be proper black, and administration in those shops is run by the Ugandan. They must go to their country. If they want to go, they are welcome to go. I think they will be sitting like they are sitting on the fire. अपने स्टेटमेंट में ईदी अमीन ने कहा था, हिंदुस्तानियों 90 दिन हैं तुम्हारे पास,
2 सूटकेस में जितना सामान भर सकते हो भरो और निकलो यहां से, वरना तुम्हें मालूम पड़ेगा कि आग पर बैठकर कैसा लगता है। आनन फानन में डरे सहमे लोग युगांडा छोड़ के भागने लगे। अपना बसा बसाया कारोबार, घर बार छोड़कर सभी भारतीयों को वहां से निकलना पड़ा। नतीजा यह हुआ कि युगांडा का पूरा बिजनेस ठप पड़ गया। इन्फ्लेशन यानी महंगाई 1000% बढ़ गई। इस बात को ऐसे समझाया जा सकता है कि आज जो ब्रेड बाजार में 35 रुपए की मिल रही है, वो अचानक आपको 35,000 की मिलने लगे तो आम आदमी की क्या हालत हो जाएगी। युगांडा का भी यही हाल था। This decision purely not against Britain, not against India, Bangladesh or Pakistan or any Asian, but I took this decision only for the economy of Uganda. I am not going to change my mind. I think I've told them, and also I have directed the troops that they must not harm any Asians. They must protect the Asians until they go to Britain or Bangladesh, Pakistan or India. And those who are of Tanzania, Kenya, Rwanda, they will have to go immediately within less than a week to their country they come from, because they are not very far from Uganda, because they are just here. And some of them have got 5 passports. They are actually smugglers. गरीबी और बदहाल इकोनॉमी से ईदी अमीन को सरोकार नहीं था। वो बस अपनी तानाशाही, सनक और अय्याशी में मशगूल था। वो बच्चे पे बच्चे पैदा कर रहा था। ईदी अमीन ने 6 शादियां की और इन 6 शादियों से उसके 45 बच्चे हुए। ईदी अमीन हिटलर और गद्दाफी की आइडियोलॉजीज का भी बहुत बड़ा प्रशंसक था। हिटलर ने जो 6 मिलियन ज्यूज का कत्ल किया था, ईदी अमीन उसकी तारीफ करते नहीं थकता था। गद्दाफी से तो पर्सनल लेवल पर उसकी दोस्ती थी और मुअम्मर गद्दाफी ने ही ईदी अमीन की खूब बढ़ चढ़कर मदद की। असला, बारूद, हथियार, पैसा, डिक्टेटरशिप की पूरी एडवाइस गद्दाफी ईदी अमीन को होलसेल में दिया करता था। देखते ही देखते ईदी अमीन की सनक इस कदर बढ़ गई थी कि वो आए दिन इजराइल और ब्रिटेन को धमकी देता रहता था। एक रिपोर्टर ने जब उससे पूछा कि आपको नहीं लगता कि आप ब्रिटिश हाई कमीशन को अपनी करतूतों से नाराज कर रहे हैं, तो ईदी अमीन ने जवाब में कहा था, आई डोंट माइंड, वैसे भी अंग्रेजी सरकार मुझे कुछ खास दे नहीं रही। एक अन्य इंटरव्यू में उसने इंटरव्यू करने वाले जर्नलिस्ट तक को धमकी दे डाली। I think you should not listen too much what exile are telling you. You shouldn't. If you want, you come direct to Uganda and get your representative in Kampala so that he can give you accurate information. But I wanted to ask you, are you not afraid of interviewing the conqueror of British Empire as you are British? 1972 से 1979 यानी 1972 से 1989 तक चले अपने राज में ईदी अमीन ने हिटलर के भी सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। ईदी अमीन को 1980 में युगांडा छोड़कर भागना पड़ा। धीरे धीरे न सिर्फ पूरी दुनिया ईदी अमीन के खिलाफ हो गई, बल्कि उसके अपने मुल्क के लोग, उसकी जनता भी उसको नापसंद करने लगी। माना जाता है पहले वो लीबिया पहुंचा, जहां से मुअम्मर गद्दाफी ने उसको सऊदी अरब का रास्ता दिखाया, और फिर जिंदगी के 23 साल ईदी अमीन ने सऊदी अरेबिया के जदा में गुमनामी में बिताए। एक तानाशाह, एक डिक्टेटर जो 7 साल तक युगांडा के सर पे सवार रहा और न जाने कितने लाख लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया, अब वो किसी काम का नहीं रहा था। 2003 में ही सऊदी अरेबिया में ही ईदी अमीन की मौत हो गई। आज भी युगांडा के लोग जब ईदी अमीन का नाम सुनते हैं तो एक बार को उनकी रूह कांप जाती है। ईदी अमीन अकेला नहीं है जिसके हाथ लाखों लोगों के खून से रंगे हैं, उनके जैसे और भी हैं। ईदी अमीन यानी अफ्रीका के हिटलर की तो बात हमने कर ली, लेकिन अगली बार बात करेंगे द ओरिजिनल एडोल्फ हिटलर के बारे में। आप जानते हैं कि हिटलर मास मर्डरर था, लेकिन क्या आपको यह मालूम है कि हिटलर शाकाहारी भी था? सुने सुनाए इन तानाशाहों के बारे में कुछ अनसुने, खौफनाक, हैरान कर देने वाले किस्से लेकर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में।